नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 3, जिसका नाम है अतीत में दबे पांव। और लगभग 4 से 5 सेशंस हमें इस चैप्टर को पढ़ते हुए हो गए हैं और आज हमारे इस चैप्टर का एंड होने वाला है, यानी कि पाठ हमारा आज कंप्लीट लगभग हो जाएगा और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी, क्योंकि चैप्टर आप देख रहे हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस पाठ से आते हैं आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो बिल्कुल आप जब इस पाठ को पढ़ रहे हैं, जब आप इस पाठ को रीड कर रहे हैं, तो आप एक एक प्रश्न जो आपका है उसको आप ध्यान पूर्वक एक एक पंक्ति जो है उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, ताकि आप जब प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि 12th क्लास में हमारे पास बहुत सारा इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिन पर हमें अपना बहुत सारा टाइम देना होता है, बहुत सारा ध्यान लगाना होता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर हम रीड भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, खास तौर पर जो हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हमारे जो चैप्टर हैं, तो उन चैप्टर्स को अगर हम एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम आसानी से इन पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन और पढ़ते हैं अपने पाठ से जुड़ी हुई शेष बातें कि क्या कुछ यहाँ पर इन सभ्यताओं की, जो हड़प्पा सभ्यता है या मोहनजोदड़ो जो मेन यहाँ पर बताई गई है, उस सभ्यता की खुदाई के दौरान और क्या क्या साजो सामान यहाँ पर मिला और किस तरह से उसे संरक्षित करके रखा गया है। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में काफी कुछ यहाँ पर पढ़ा था अपने इस चैप्टर में। तो हमने एक बहुत ही मेन चीज यहाँ पर पढ़ी थी कि क्या सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, लास्ट सेशन में बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पंक्ति थी वो यही थी कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और पानी की बेजोड़ निकासी के कारण क्या सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति की सभ्यता हम कह सकते हैं। तो देखिए, आपने यहाँ पर काफी चीजें पढ़ी कि कैसे वहां पर कुएं बनाए गए हैं, कैसे वहां पर एक तरह से घर जो है वो ईंटों के हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बताया कि एक तरह से जो पूरे जो मोहनजोदड़ो में एक तरह से जो पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे यहाँ पर रंगरेज का कारखाना, यानी कि उस समय पर भी आपने देखा बहुत सारी चीजों के सबूत, बहुत सारी चीजों के बीज, बहुत सारी चीजों के बीज, सब्जियों के बीज, फलों के बीज और बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिली। और एक यहाँ पर मेन चीज बताई थी कि यहाँ पर 16 छोटे छोटे मकान थे जो कतार में थे और ये कतार मुख्य सड़क पर थी और दूसरे पीछे की तरफ सड़क की तरफ थी और सब में 2-2 कमरे, स्नानगार थे और शायद ये यहाँ के कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। और देखिए, यहाँ पर जो मेन चीजें थी वो थी नगर नियोजन, यानी कि एक तरह से मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर सारी चीजें चौकोर और आयताकार थी, जैसे नगर नियोजन, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तोलने के बाट आदि। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका अर्थ तो यह लगाया गया है कि शहर की आबादी काफी रही होगी, यानी कि जो शहर की आबादी है वो काफी रही होगी। और दूसरी तरफ ये विचार सामने आता है कि घर में निचले हिस्से पर शायद नौकर चाकर रहते होंगे, और ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है। बड़े घरों में आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं, कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान भी हैं और जो कालांतर में नष्ट हो गई है।
मंजिल में, ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही होगी। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है कि पूरे घर में हो, और कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्तियां छोटी और संकरी सीढ़ियां हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसी जगह की तंगी की वजह से होता होगा। गौर किया गया कि मोहनजोदड़ो में किसी घर में खिड़कियां या दरवाजे छज्जों के चिन्ह नहीं है। गर्म इलाकों में घरों में छाया के लिए आम प्रावधान है। क्या उस वक्त इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद हों आए। शेर, हाथी, गैंडा इस मरुभूमि में नहीं हो सकते। क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी नहीं थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी शिरीन रत्नाकर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। यानी कि किसी भी खुदाई में नहरों के होने का प्रमाण नहीं है। यानी कि उस काल में जो बारिश का पानी होता था शायद वही काफी होता था उस समय खेती के लिए। तो क्या पानी के अभाव में इलाका उजड़ा और उसे सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी, क्या, यानी कि यहाँ पे अब एक प्रश्न आता है कि क्या ये जो नगर हैं, क्या ये जो शहर हैं, ये पानी के अभाव में उजड़े हैं? और क्या ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसीलिए उजड़ी? तो मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे घर में दरवाजे खिड़की के सामने हम गुजरे तो साय की ध्वनि हवा में लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन के गुजरते ही किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज्यादा गूंजती है, इतनी कि कानों में अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से बाहर नहीं आना पड़ता। आखिरकार सब खंडहर है, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है, एक दूसरे में खुलते हैं, दूसरा तीसरे में, और जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। यानी कि एक तरह से जो घर हैं वो अब क्योंकि पूरी तरह से खुले हैं, कोई दरवाजे नहीं है, कोई खिड़कियां नहीं है, और एक तरह से खंडहर हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये ऐसा लगता है जैसे कि एक बड़ा घर हो और इसमें बहुत ज्यादा क्या हो, अलग अलग तरह से यहाँ के रास्ते हो। और दूसरा, घर का एक नक्शा होता, नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कारमय आकार भी होता है। यानी कि घरों का केवल और केवल नक्शा नहीं होता बल्कि एक संस्कारमय आकार भी होता है। भले ही 5000 साल पुराना ही घर क्यों ना हो, हमें कामोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होना था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा न हो। किसी अजनबी के अनधिकार चहलकदमी पर अपराध बोध भी था। किसी पराये के घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए, सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी है कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर उनकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है। यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल यहाँ कोई बसता था, जरूर यह आपकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लेखक जब उन घरों में जाते हैं तो काफी सारी चीजें याद करते हैं, काफी सारी बातें याद करते हैं और कहते हैं कि अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों या घरों में राजस्थान का ख्याल ना आया हो, ऐसा ना ही हो सकता। इसीलिए महज कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात दृश्यावली एक जैसी है। देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि यहाँ पर बाजरे की खेती, ज्वार की खेती, और घरों में टहलते हुए मुझे कुलधरा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर हैं पर घरों में लोग नहीं है। कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया और दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए।
घर खंडहर हो गए पर ढेर नहीं, घरों के दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की ही बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया, खंडहरों ने उसे थाम लिया। और जैसे सुबह इन घरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सुबह लोग यहाँ से निकले हों और देर शाम को दिन ढलने पर लौट आने वाले हों। तो देखिए, यहाँ तक हमने अपना जो ये टॉपिक था लास्ट सेशन में पढ़ा था, और अभी हमने काफी कुछ रिवाइज भी इसमें से कर दिया है। तो आगे पढ़ते हैं। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई जो घर हैं वो आज भी वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुए थे। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध भी छपवाया है। जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध भी छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र, साथ ही सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का एक चित्र भी था। तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया, यानी कि ये इस तस्वीर से उन्होंने ये चीज दिखाई कि ये परंपरा जो है वो सतत चली आ रही है, लगातार चली आ रही है। और बहुत पहले यानी कि पहिए का आविष्कार जो है वो बहुत पहले हो चुका था। लेखक कहते हैं, जब मैं छोटा था हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए की बैलगाड़ी में जुड़ते थे। दुल्हन पहली दफा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी और बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी पर आरे वाले पहिए जुड़ने लगे। अब तो उनमें जीप के उतारू पहिए लगते हैं, यानी कि जीप यानी गाड़ियों के जो उतारे हुए पहिए होते हैं वो लगाए जाते हैं। हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद ऊंट गाड़े यानी कि जो गाड़ी नहीं का आविष्कार भी हो गया। रेगिस्तान के जहाज से हवाई जहाज का ऐतिहासिक गठजोड़ भी हो गया। हालांकि कहना मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी का प्रयोग अब वहां भी होता होगा, यानी कि अब भी होता होगा। इस तरह से हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया, लेखक कहते हैं कि हमारे मेजबान ने जो हमारे स्वागत में लगा हुआ था, जो हमारी मेजबानी यहाँ पर कर रहा था, उसने याद दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना अभी बाकी है। यानी कि पूरी मोहनजोदड़ो की जितनी भी पूरी ये सभ्यता थी, इसमें जो सारी चीजें थी वो लगभग देख ली थी। अब केवल जो मोहनजोदड़ो से सामान उठाकर अजायब घरों में रखा गया था, म्यूजियम्स में रखा गया था, अब उनको भी देखना बाकी रह गया था। खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता, यानी कि लेखक कहते हैं कि इन खंडहरों से निकल आने का एहसास होने नहीं देता। और अजायब घर छोटा ही है जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो। और जो यहाँ का अजायब घर है, म्यूजियम है, वो बहुत छोटा सा है और ऐसा लगता है जैसे किसी विद्यालय की इमारत हो, कोई स्कूल हो। गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जो कस्बे के, वो सामान भी ज्यादा नहीं था यहाँ पर, केवल अहम चीजें थी, यानी कि जरूरी चीजें, जैसे कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यूं अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित है, पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी है। का जैसे काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे वाद चौक पर बने विशाल शिलालेख या मृदु भांड, या उन पर बने काले भूरे चौड़े चौपड़ की गोटियों, दिए गए मापतोल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, जो 2 पाटन वाली चक्की, कंगी, मिट्टी के आंगन, कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थर के औजार। तो देखिए, यहाँ पर जो अजायब घर था, बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं थी, केवल वहीं की जो थोड़ा बहुत चीजें थी वो वहाँ पर रखी हुई थी। और साथ ही ये जो म्यूजियम था, यहाँ पर
एक तरह से बहुत सारी चीजें जो कि वहां की खुदाई में मिली थी, जैसे आप देख सकते हैं मृद भांड और उन पर काले भूरे रंग का चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, माप तोल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, मिट्टी के कंगन, रंग बिरंगे पत्थरों के मनकों वाले हार और पत्थरों के औजार। तो लेखक यही कहते हैं कि अजायब घरों में तैनात अली नवाज बताते हैं कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो कि चोरी हो गए। तो आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा है। एक खास बात यहाँ कोई भी महसूस करेगा, यानी कि इस जगह की खास बात जो है, कोई जो इस तरह का एक तरह से अच्छा व्यक्ति है तो वो पूरी तरह से इसे महसूस करेगा। तो एक खास बात यह है कि यहाँ कोई भी महसूस करेगा कि अजायब घर है, अजायब घर में प्रदर्शित चीजों में औजार तो है पर हथियार नहीं है। मोहनजोदड़ो क्या, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूचे सिंध में हथियार उस वक्त तक कहीं नहीं मिले थे जैसे किसी राजतंत्र में हो। तो जैसे कि हम अपने नए जो दूसरा स्कूल होता है या जहाँ पर नया जो एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी से भी दोस्ती करते हैं, किसी से भी मित्रता करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ऐसे जैसे यहाँ पे बताया कि हड़प्पा से लेकर हरियाणा के समूचे सिंध तक हथियार उस तरह के नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। इस बात को लेकर विद्वान सिंध सभ्यता में शासन तथा सामाजिक प्रबंधों के तौर तरीके को समझने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि उस समय पर जितने भी विद्वान थे, जितने भी लोग थे, वो सभ्यता में शासन और सामाजिक प्रबंध के जो भी तौर तरीके थे उनको वो समझने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर अनुशासन नहीं था, अनुशासन बहुत था पर ताकत के बल पर नहीं। देखिए क्या होता है कि जब भी कहीं पर हमें अनुशासन लगाना होता है तो हमें पुलिस बल लगानी पड़ती है, या हम बहुत सारे अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं ताकि जिससे अनुशासन बना रहे, लोगों में डर बना रहे, लोगों में भय बना रहे और वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद यहाँ न रही हो, मगर कोई अनुशासन जरूर था जो नगर योजना, वास्तुशिल्प, मोहरे, ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं में एक रूपता कायम कर सके। दूसरी बात थी जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंध घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ा करती थी, और वह है प्रभुत्व और दिखावे के तेवर का नरादर करना। तो इस तरह से जो दूसरी जगह थी वहां पर राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल थे, उपासना स्थल थे, मूर्तियां थी, पिरामिड थे, और हड़प्पा संस्कृति में न तो भव्य राज प्रसाद मिले और ना ही कोई मंदिर मिले, न राजाओं न महर्षियों की समाधियां। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी छोटे हैं। मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है, शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना नहीं हो सकती। और तो और उन लोगों की नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होती थी और आकार में छोटी होती थी, और जिनके सहारे आज के मुहावरे में हम कह सकते हैं कि लो प्रोफाइल सभ्यता। देखिए इसको कहा है लो प्रोफाइल सभ्यता। तो आज के समय में जो कोई व्यक्ति समाज के साथ नहीं चलता है, समाज के साथ नहीं चलता है, यानी कि किस तरह से सेलिब्रेशन करना है, किस तरह से मनाना है, कोई चीज कैसे सेलिब्रेट करनी है, किस चीज को कैसे, किस टॉपिक पर कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें आज के जो सभी पूरी जो हमारी जनरेशन है वो बहुत अच्छे से पहले ही सीख चुकी होती है। तो उस समय पर क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें थी, लोग बहुत ज्यादा किसी चीज पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, खर्च नहीं करना चाहते थे, और उनके लिए बहुत सारी चीजों के महत्व नहीं थे।
तो शायद आज हमें मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यता को देखकर सबसे ज्यादा एक जो बात हमें लग रही है वो लग रहा है कि यह सबसे बड़ा शहर नहीं है। उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखकर सबसे प्रसिद्ध माना गया है, फिर भी इसकी संपन्नता की बात कम हुई, तो शायद इसीलिए उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। और दूसरी वजह यह भी है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पिछली सदी में ही उद्घाटित हो सके हैं। उनकी अनबूझ जो लिपि है अभी भी सारे रहस्य अपने आप में छिपाए हुए, यानी कि उनकी जो अनबूझ लिपि है, ऐसी अनबूझ लिपि यानी कि जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसको कोई बूझ नहीं सकता। सिंधु घाटी के लोगों में कला सुरुचि का महत्व है। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति एवं पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरें और उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास और आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता की तकनीकी सिद्धि से ज्यादा कला सिद्धि जाहिर करता है। और पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता में की खूबी उसके सौंदर्य बोध में थी, जो राज पोषित और धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था, इसीलिए शायद इसके आकार में भव्यता थी। और आपने देखा कि बहुत सारी चीजें खास तौर पर जिस मूर्ति के बारे में डिस्कस किया है वो इस तरह की जो मूर्ति है वो यहाँ पर बताई गई है, और इसमें कला की भव्यता आपको दिखाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अजायब घर में रखी चीजों में कुछ सुइयां भी थी, और काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयां मिली, जिनमें से एक 2-2 इंच लंबी थी। समझ गया कि यह बारीक कशीदेकारी में काम आती होंगी। यदि याद करें, नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है, उसके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है, यानी कि आदर्शक एक सुंदर गुलकारी वाला दुशाला है। और आज छपने वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गया है, पर कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत, तांबे के सुएं जानकर मानते हैं कि इनसे ज्यादा दरियां बुनी जाती थी, लेकिन दरी का कोई नमूना या साक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। आगे कहते हैं, वह शायद जो कभी हासिल ना हो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है और सिंधु के पानी के रिसाव से सार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। मौजूदा खंडहरों को बचाकर रखना ही अब अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखिए, हमारा जो पाठ है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए प्रश्नों उत्तर करने के लिए। तो अभ्यास के प्रश्न हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है अभ्यास का, देखिए मैंने आप लोगों से शुरू से ही कहा था कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ते हैं, यानी कि जब भी आप पाठ को पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान पूर्वक इस तरह से पाठ को पढ़ना है कि ताकि आप उसको समझ सके और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर देने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता संपन्न थी, पर उसके वैभवता का आडंबर नहीं था। यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक तरह से धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित थी। यानी कि चलिए पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं कि
सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर था। तो देखिए जो सिंधु सभ्यता थी उसमें भव्यता का आडंबर एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस समय पर जो नई नई चीजें हो रही थी वो समय के हिसाब से हो रही थी, समय के अनुसार हो रही थी। तो इस तरह से लेखक कहते हैं सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की व्यवस्था, साधन और नियोजन के विषय में खूब चर्चा हुई है। इस बात से सभी प्रभावित हैं कि अन्न भंडारण की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। हर निर्माण बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया जाता है, किया गया था और हर चीज सोचकर, यदि सिंधु के जल में अगर बस्ती फैलाई जाए तो वो काफी दूर तक फैलाई जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पर जो कुछ चुनिंदा जो एक तरह से जो लोग थे उन्होंने ही यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता को में भव्यता का आडंबर कहा है, क्योंकि जो ये सारी चीजें स्कूल में होती है या बाकी जगह पर होती है तो उसके लिए उन्होंने उसको भव्यता का आडंबर बताया है। अब अगला प्रश्न शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी जो एक तरह से सौंदर्य बोध है, तो वो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित है। तो पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता कतार से शासित होने पर अपेक्षा समझ से अनुशासन की सभ्यता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जब वो क्लास 4th में थे या क्लास छोटी क्लास में थे तो वो कहते हैं कि मैं अपनी माता जी के लिए एक जो असली वाला जो बनाया हुआ जो गुलाब होता है वो मैं उनके लिए लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर, जो पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप बता सकते हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता के जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें औजार थे पर हथियार नहीं थे। देखिए ये सबसे मेन बात यहाँ की थी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शासित होने की अपेक्षा वो ज्यादा अनुशासित थी, क्योंकि वहां पर कोई भी हथियार नहीं थे। और मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूचे सिंध में हथियार उस तरह के कहीं भी नहीं मिले जैसे कि किसी राजतंत्र में होते हैं। और दूसरी जगह पर राजतंत्र में या धर्मतंत्र की ताकत प्रदर्शित करने वाले महल, उपासना मूर्ति और पिरामिड आदि मिलते हैं। तो इस तरह से देखिए आपने ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है और काफी दिन हमने इस चैप्टर पर लगाए हैं और ये यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि काफी ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप प्रश्न 7 को देखेंगे जिसको मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि कैसे आपने इस प्रश्न को लिखना है। नदी, कुएं, स्नानगार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक ने पाठकों से प्रश्न पूछा है कि क्या हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति की सभ्यता कह सकते हैं। तो आप जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तो इसमें जवाब आपने देना है। आपने बताना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो आपके पक्ष में है या उसको हम जल संस्कृति की सभ्यता कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जैसे कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता संस्कृति इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज है। तो इस कथन को आपने स्पष्ट करना है। आगे आप देख सकते हैं इस पाठ में एक ऐसा स्थान वर्णन है जहां बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। ऐसे किसी ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा हो का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जो ऐतिहासिक स्थल था वो था यहाँ का जो स्नान के लिए जो कुंड बनाया गया था वो।
तो देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, लेकिन सारे प्रश्न ऐसे हैं कि अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो आज का पूरा चैप्टर है अतीत में दबे पांव, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। लगभग 4 से 5 दिन से हम इन सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज फाइनली हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने एक से अधिक बार रिवाइज करवाई हैं। इस पार्ट में चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुई है, रिवाइज हुई है। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने उस पाठ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उनको आपने हल करने की कोशिश करनी है, अपने कॉपी में करने की कोशिश करनी है। और फिर भी अगर ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी रह गई है, कोई समस्या आती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।